शाहजहाँपुर के जवानों का होगा अंतिम संस्कार, उमड़ा पूरा गांव। कोरोना की भेंट चढ़ा रावण दहन, जयपुर में दिखाया जाएगा ऑनलाइन। गुरुवार को शपथ लेंगे एमपी हाईकोर्ट के नए चीफ महामहिम मंगू भाई पटेल, दिलाएंगे शपथ। उत्तर प्रदेश में सताने लगा कोरोना की तीसरी लहर का डर, करीब 8.5 करोड़ की हो चुकी है टेस्टिंग। दिल्ली में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, बेड्स हुए कम, एम्स के डॉक्टरों ने पीएम से लगाई मदद की गुहार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद सारस सिंह का पार्थिव शरीर बुधवार की शाम 7 बजे शाहजहाँपुर लाया गया। आज गुरुवार को पार्थिव देह उनके गांव अखितियारपुर धोकल गांव ले जाया गया। यहां सैनिक सम्मान के साथ पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बता दें, उधर शहीद के अंतिम दर्शन को करने के लिए पूरा गांव उमड़ा हुआ है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक जवानों को श्रद्धांजलि देने कैबिनेट मिनिस्टर, डीएम, एसपी भी शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि शाहजहाँपुर की एक सड़क का नामकरण शहीद जवान के नाम पर रखा जाएगा। यूपी के गाजियाबाद में बुधवार रात करीब 9:30 बजे साहनी गेट थाना क्षेत्र में भटिया मोड़ फ्लाईओवर से एक बस नीचे गिरी। आपको बता दें कि बस में करीब 18 से ज़्यादा यात्री सवार थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार यह बस लाल कुएं की तरफ से फ्लाईओवर की तरफ आ रही थी। जानकारी के अनुसार 2 की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो चुके हैं और साथ ही कई यात्रियों के बस के नीचे दबे होने की आशंका भी है। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने एमएचएजी जिले अस्पताल की करीब 10 एम्बुलेंस मौके पर बुलाकर लोगों को अस्पताल भेजा और कई लोगों का रेस्क्यू भी जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर का खतरा सताने लगा है। 13 अक्टूबर को संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें, मृतक में एक प्रयागराज और एक गौतम बुद्ध नगर से है। इससे पहले 30 सितंबर को रायबरेली से एक संक्रमित की जान जा चुकी थी। फिलहाल प्रदेश के 64 जिलों में एक भी नया केस सामने नहीं आया है। अब एक्टिव केस की संख्या 129 पहुंच गई है। उधर 24 घंटे में 1,81,111 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। अब तक प्रदेश में 8,07,87,057 टेस्टिंग की जा चुकी है। मुझे लगता है इसके बारे में जो कोर कमेटी है हमारी या टास्क फोर्स है, मिस्टर संजय ओक के माध्यम अध्यक्षता में, वे हमारे को मार्गदर्शन करते आई है। ये स्टेट लेवल का टास्क फोर्स है और केंद्र शासन में आईसीएमआर हो या केंद्र शासन के जो भी जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं वो भी मार्गदर्शन करते हैं। तो मुझे लगता है उनका जो भी पीडियाट्रिक, खास तौर पर बच्चों के लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए किस तरह की तैयारी करना ज़रूरी है, उनका जो भी मार्गदर्शन रहेगा, टास्क फोर्स का रहे या तो केंद्र शासन का रहे, हम उसका अनुपालन करेंगे। एमपी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्ति हुए आरवी मित्तल गुरुवार को शपथ लेंगे। जस्टिस मित्तल बुधवार को ही भोपाल में पहुंच गए थे। राज्यपाल भवन में महामहिम मंगू भाई पटेल नए चीफ जस्टिस को पद में गोपनीयता को शपथ दिलाएंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। राज्यपाल भवन के दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रखा गया है। शपथ ग्रहण के बाद सामान्य परिचय होगा। इसके बाद चीफ जस्टिस सीएम हाउस में लॉन्च करने जाएंगे। दोनों ही कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन किया जाएगा। बता दें कि 59 वर्षीय आरवी मिलीमैथ अभी तक हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस का दायित्व संभाल रहे हैं। अब उनकी जगह एमपी के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक को भेजा गया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण और उसके बाद लागू हुई गाइडलाइंस की वजह से लगातार दूसरे साल विजयदशमी सादगी से मनाई जाएगी। वहीं इस बार जयपुर में कुछ अलग ही अंदाज में देखने को मिलेगा। चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में रावण दहन किया जाएगा। जयपुर में लाखों लोगों को ऑनलाइन दहन देखने की तैयारी है। वहीं कोटा में रावण की लंबाई को कम कर सिर्फ 25 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। इसके साथ ही जोधपुर, उदयपुर,
अजमेर और सांकेतिक तौर पर रावण दहन होगा। बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और बीकानेर समेत प्रदेश के कई जिलों में इस बार रावण दहन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। राजधानी में कोरोना के केसों में नियंत्रित देखा जा रहा है, लेकिन अस्पतालों की एक बार फिर हालत खराब होने लगी है। लेकिन इस बार ऐसा कोरोना की वजह से नहीं, बल्कि डेंगू, पोस्ट कोविड और गैर कोविड समस्याओं की वजह से हो रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में बिस्तर की कमी होने लगी है। एम्स में डॉक्टर विजय गुर्जर ने सोशल मीडिया के जरिए एम्स के डॉक्टर को अस्पतालों में फिर से बेडों को बढ़ाने की अपील की है। डेंगू के चलते प्लेटलेट्स और रक्त की मांगें काफ़ी बढ़ गई हैं। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार इस साल 9 अक्टूबर तक दिल्ली में 480 मरीज हैं। वहीं पिछले हफ्ता 129 मरीज सामने आए। अगर बात करें पिछले 2 साल की, तो उसके मुकाबले इस बार डेंगू के सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में गुरुवार को 26 कॉलोनियों में 17 से ज़्यादा घंटों के लिए ब्लैकआउट रहेगा। दरअसल पिछले कई दिनों से रोहतक में बिजली कट लगातार लग रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली निगम अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार फीडरों से सभी लाइनों में दीपावली को देखते हुए मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, ऑपरेशन नंबर 3 के एसडीओ आशीष चौहान ने बताया कि 11वीं फीडर डिस्पोजल बस स्टैंड रोहतक नंबर 2 की सप्लाई बंद हो गई। यह लाइन की इम्प्रूवमेंट का काम किया जाएगा, जिसकी वजह से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 15 कॉलोनियों की बिजली की सप्लाई नहीं होगी। आमजन से में बढ़ते मरम्मत पूरी होते ही बिजली सुचारू रूप से रहेगी। बॉलीवुड एक्टर्स नूरा फतेही और जैकलीन फेंडेसी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। नूरा ईडी के दफ्तर पहुंच गई है। जैकलीन से कल पूछताछ होगी। इन दोनों से 200 करोड़ की ठगी और फिरौती के मामले में पूछताछ की जानी है। सुकेश चंद्रशेखर नाम के आरोपी ने दोनों एक्टर्स को जेल में बिठाकर अपने जाल में फंसाने की साजिश की थी। तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए रंगदारी वसूलने की केस में सुकेश चंद्रशेखर और एक्ट्रेस लीना पाल जेल में बंद हैं। बता दें कि चंद्रशेखर और लीना को दिल्ली पुलिस ने फोर्टिस हेल्थ केयर के प्रमोटर शिवेंद्र सिंह के परिवार के करीब 200 करोड़ रुपए ठगने का आरोप में गिरफ्तार किया था। सुकेश चंद्रशेखर इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड है। वह 17 साल की उम्र से ही अपराध कर रहा है। इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इस समय वह रोहिणी जेल में भी बंद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुखार और कमजोरी की शिकायत होने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में हो रहा है। देर शाम एम्स में डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है। बता दें कि मनमोहन सिंह फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। वो 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दिल्ली एम्स में मनमोहन सिंह की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जिसको वहां से डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हेड कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल 19 अप्रैल को मनमोहन सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से 10 दिन के बाद उन्हें छुट्टी मिली थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सालों से चलती आ रही परंपरा को तोड़ने का फैसला लेते हुए वो इस साल लद्दाख में द्रास इलाके में जवानों के साथ दशहरा मनाने वाले हैं। अगर परंपरागत रूप की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में दशहरा समारोह में राष्ट्रपति भाग लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने लद्दाख में जवानों के साथ दशहरा मनाने का फैसला लिया है। राष्ट्रपति कोविंद 14 और 15 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे, जिसमें वो 14 अक्टूबर को लेह के सिंधु घाट में सिंधु के दर्शन पूजा करेंगे और फिर शाम को वो उदयपुर में सैनिकों के साथ मुलाकात करके उनसे बातचीत करेंगे। इसके बाद 15 अक्टूबर को दशहरा के दिन वो द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और वहां के जवानों से बातचीत करेंगे।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को ट्विटर पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 50 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाने की केंद्र सरकार के इस फैसले को संघवाद और सीधा हमला बताकर इसकी निंदा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को इसको वापस लेने की मांग की है। इससे पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र सीमा पर 15 किमी का बेल्ट था। बीएसएफ के अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस को अपने समकक्षों के समान गिरफ्तार, तलाशी और जब्ती का अधिकार है, लेकिन अब मजिस्ट्रेट के आदेश पर वारंट के बिना भी बीएसएफ अपने अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तारी और तलाशी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में 20 साल पूरे हो चुके हैं, जिस मौके पर हम आपको उनकी उस बड़ी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले लोगों की बुनियादी ज़रूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान शामिल थे, लेकिन अब नए भारत में लोगों की बुनियादी ज़रूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ बिजली भी शामिल हो गई है। आज हम बिना बिजली के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की इस बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी ली थी और उसको पूरा करके दिखाया। इसको पूरा करने में गुजरात का अनुभव उनके बहुत काम आया। साल 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और साल 2003 में उन्होंने गुजरात के हर गांव में बिजली पहुंचाने के लिए ज्योतिर्गम योजना की शुरुआत की थी। सिर्फ 3 साल के अंदर इस योजना से गुजरात के हर गांव में बिजली पहुंचाई गई। साल 2006 में गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां के हर गांव में बिजली के नेटवर्क उपलब्ध हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 अक्टूबर गुरुवार को गोवा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, अतिरिक्त सचिव गृह मंत्रालय पुण्य शीला श्रीवास्तव, संकेत कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। अमित शाह राज्य सरकार के साथ 15 अक्टूबर को एक बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि गोवा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। गृह मंत्री 15 से 17 अक्टूबर तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहेंगे, जिसमें वो केंद्र शासित प्रदेश में अनेक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। 3 दिन के लिए 23 से 25 अक्टूबर तक वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उनका यह दौरा केंद्र सरकार के महासंपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें 70 केंद्रीय मंत्री केंद्र शासित प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसमें शाह कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के सुदूर इलाकों का दौरा करेंगे और अनेक विकास योजनाओं का जायजा भी लेंगे। गृह मंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय बैठकों में शामिल होंगे। इसी के साथ वो वहां सेलुलर जेल का दौरा कर सकते हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।